चैनल JIB एंड CIB मेड सिंपल। दोस्तों, आज हम लोग अपने लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। और जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि हम लोग हमारा तरीका क्या रहेगा, हमारा रणनीति क्या रहेगा कि हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को और कंसेप्ट वाइज एक एक चीज़ों को समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अभी तक जिन्होंने मेरा पिछला लेसन नहीं देखा है, उसका लिंक मैं ऊपर दे दिया हूँ, उसे आप लोग देख लें। और हम लोग अपना 12th नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। मेरे पास PDF है बुक का, हमारे LRAV बुक का। और मैं आपको समझाऊंगा इस PDF की मदद से कि ये क्वेश्चन है एकदम हूबहू इसी बुक से लिया गया है। तो आप यदि बुक को पढ़ें या इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बात बराबर है। तो ज़्यादा इफिशियंसी होगा कि हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को समझें। तो आइए हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन से बिगिन करते हैं दोस्तों। देखिए, 12th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डील्स विथ। अब देखिए, पूछा गया है कौन सा करेक्ट नहीं है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए है रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ऑप्शन बी है कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ऑप्शन सी है सस्पेंशन और वाइंडिंग ऑफ बैंकिंग बिजनेस। ऑप्शन डी है अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय RBI। आइए देखते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में, कहाँ पे ये चीज़ दी गई है हमें। तो देखिए दोस्तों, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ दी गई है। ठीक है, तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो किन किन चीज़ों से डील करती है। पहला क्या है, देखिए दोस्तों, रेगुलेशन बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, देखिए ऑप्शन ये तो वही करा था ना, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस। चलिए, ऑप्शन बी है हमारा कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो बैंकिंग कंपनीज के मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है। यहाँ भी देखिए कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज है। ऑप्शन सी है हमारा सस्पेंशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ बैंकिंग बिजनेस। देखिए यहाँ सी ऑप्शन तो यही था, सस्पेंशन एंड वाइंडिंग अप। लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है हमारा, अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय RBI, ये नहीं करती है। इस चीज़ के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, पेनल्टी देती है। यदि मान लीजिए इस एक्ट को कोई वायलेट करता है तो उसे पेनल्टी मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि RBI के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के से डील नहीं करते, उसका अपॉइंटमेंट तो कौन डील करता है, तो बस ये ध्यान रखना है। चलिए अपने 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सबसे इफेक्टिव वे है पढ़ने का। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आंसर खोजिए। और मैं आप लोगों का काम आसान कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि कहाँ पे बुक में इस चीज़ का आंसर लिखा हुआ है। एकदम सीक्वेंस वाइज है। बुक पढ़िए या इस चीज़ को जिस तरह मैं समझा रहा हूँ उस तरह समझिए। एकदम फास्ट मेथड है समझने का। आइए 13 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ RBI। दोस्तों, यहाँ नॉट लिखा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन से जो है RBI के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन को देखते हैं जरा। पहला ऑप्शन है हमारा गवर्नर, दूसरा है हमारा 4 डिप्टी गवर्नर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। ऑप्शन सी है हमारा अदर डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय RBI। एंड ऑप्शन डी है हमारा डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। चलिए आइए देखते हैं बुक में इसके बारे में डिटेल में कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, RBI के बारे में हमें यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इनमें से कौन से मेंबर नहीं है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ अ गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर। मतलब क्या हुआ, एक गवर्नर होगा, 4 डिप्टी गवर्नर से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, और देखिए और क्या कहा गया है। ठीक है, और देखिए क्या था, तो इसके ऑप्शन क्या था, गवर्नर होगा तो ये मेंबर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होता है, ये भी होता है। फिर अदर डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय RBI। देखिए तो ऐसा कुछ लिखा है क्या, हाँ देखिए लिखा है अदर डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो RBI नॉमिनेट नहीं करेगा, कौन नॉमिनेट करेगा दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन गलत हो गया यहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल द डायरेक्टेड गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय RBI। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे GIB में, एकदम बेसिक चीज़ों पे बेस्ड। तो आपको ध्यान ये रखना है इस बात का, इस क्वेश्चन से आप ये सीख पाए कि जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, अदर डायरेक्टर का खासकर, वो RBI करती है, ना कि गवर्नमेंट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि RBI हैज़ द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 22 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट टू इशू बैंक नोट विद डिनोमिनेशन ऑफ। आइए, तो RBI के पास जो इशू करती है नोट्स को, बैंक नोट को, वो किस डिनोमिनेशन में इशू करेगी। आइए देखते हैं इसे, देखते हैं बुक में इसके बारे में डिटेल में कहाँ लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कि RBI के बारे में लिखा हुआ है कि ये जो डिनोमिनेशन होगा वो ₹2 से लेके 10,000 रुपया तक के डिनोमिनेशन में होगा। द बैंक में इशू नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन फ्रॉम ₹2 to ₹10,000। ठीक है,
तो जरा देखिए ऑप्शन देखिए, मिनिमम कितना होगा 2 रुपीज़ एंड मैक्सिमम कितना होगा 10,000। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों, डी नंबर में है। देखिए मिनिमम 2 रुपीज़ एंड मैक्सिमम 10,000 रुपीज़। तो हमारा 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कहा गया है कि आरबीआई हैज़ द पावर टू इशू बैंक नोट विथ मिनिमम ₹2 एंड मैक्सिमम ₹10,000। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि आरबीआई अंडरटेक्स गवर्नमेंट बिजनेस एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। बिल्कुल करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कीवर्ड है नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा सही नहीं है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, वो करेक्ट मान के ऑप्शन पे टिक लगा देंगे और उनका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमें, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन जरा पढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 20 के अंदर कहा गया है कि आरबीआई के पास ऑब्लिगेशन होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिजनेस को अंडरटेक करेगा। फिर इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई अंडरटेक्स बैंकिंग बिजनेस बेस्ड ऑन एग्रीमेंट विद स्टेट गवर्नमेंट। आइए देखते हैं ये सब चीज़ें कहाँ लिखी हुई है बुक में। तो देखिए दोस्तों, बुक में यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे सेक्शन 20 की बात आई है ना, सेक्शन 20 में क्या कहा गया है कि बैंक इज द बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंगली इट्स ऑब्लिगेट टू अंडरटेक बैंकिंग बिजनेस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना ऑब्लिगेशन, तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि इट हैज़ ऑब्लिगेशन टू अंडरटेक बिजनेस सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सेक्शन 20 में ऐसा कहा गया है। सेक्शन 20 में ये कहा गया है कि इसके पास आरबीआई के पास एक ऑब्लिगेशन है कि वो बैंकिंग बिजनेस को अंडरटेक करेगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। चलिए अब हम लोग जरा ऑप्शन बी को देखें। स्टेट गवर्नमेंट के केस में क्या कहा गया है। स्टेट गवर्नमेंट के केस में कहा गया है कि बैंकिंग बिजनेस इज अंडरटेकन बाय बैंक बेस्ड ऑन एग्रीमेंट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 21 ए। तो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है दोस्तों, 21 ए। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 20 है। बस इसे दो बार देखना है दोस्तों, रटने का बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में कभी पूछेगा नहीं, लेकिन बस समझने के लिए आप बस ऐसे समझें कि सेक्शन 20 में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है और सेक्शन 21 में स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अब जरा देखते हैं हम लोग आगे का ऑप्शन। आरबीआई प्रोवाइड टेम्पोररी एडवांस टू गवर्नमेंट विच आर कॉल्ड लिक्विडिटी असिस्टेंस। देखिए क्या लिखा गया है कि यहाँ पे एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, वेज एंड मीन एडवांस। तो आरबीआई जो है वो वेज एंड मीन एडवांस प्रोवाइड करती है। ये होता क्या है पता है दोस्तों, ये एक तरह का लोन होता है जो कि आरबीआई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को देती है। तो इसका नाम ध्यान रखेंगे आप लोग और इसे नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेज एंड मीन एडवांस। तो ये जो ऑप्शन जो हमारा कह रहा है कि आरबीआई टेम्पोररी एडवांस देती है, बिल्कुल देती है टेम्पोररी एडवांस, लेकिन उसका नाम क्या होता है, वेज एंड मीन एडवांस होता है, LAF नहीं होता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कुछ अलग चीज़ है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है। ठीक है, उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको, ये जो मैं चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पावर ऑफ आरबीआई अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एज ए रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ बैंक। फिर से देखिए दोस्तों, नॉट कहा गया है, इनमें से कौन सा पावर नहीं है। तो पहले हम लोग देखते हैं अपने बुक में कि आरबीआई का क्या क्या पावर है, एक बार देखते हैं। आइए देखिए, आरबीआई का पावर यहाँ लिखा हुआ है, क्या क्या पावर लिखा हुआ है, पावर टू लाइसेंस, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, पावर टू रेगुलेट द बिजनेस, पावर टू गिव डायरेक्शन, पावर टू इंस्पेक्ट एंड सुपरवाइज बैंक। अब जरा इधर देखते हैं, टू इशू लाइसेंस, बिल्कुल सही, ये तो पावर होता है, हमने देखा है पावर ऑफ लाइसेंस। फिर 2 नंबर में करा टू रेगुलेट कैश रिजर्व एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो देखिए दोस्तों, ये जो बी नंबर है ये जो है आरबीआई का पावर नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीआरआर का रेगुलेशन जो है वो आरबीआई एक्ट के थ्रू होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप लोग नोट कर लें कि जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है दोस्तों, उसका रेगुलेशन आरबीआई ही करती है, लेकिन वो आरबीआई एक्ट के तहत है। देखिए दो तरह का एक्ट है, एक है आरबीआई एक्ट 1934 और एक है बीआरए एक्ट। तो हमें क्वेश्चन में बीआरए एक्ट पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो बीआरए एक्ट के अंतर्गत आरबीआई जो है कैश रिजर्व का रेगुलेशन नहीं करती है, CRR का रेगुलेशन नहीं करती है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए ये तो था 16 नंबर क्वेश्चन हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन गिव डायरेक्शन टू आरबीआई विच वन इज नॉट करेक्ट। तो आइए देखते हैं, गवर्नमेंट जो है आरबीआई को डायरेक्शन दे सकती है, किन किन इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जरा देखते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ देखिए, गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है, किस सेक्शन में, सेक्शन 7(1) के अंदर, ठीक है, कि वो आरबीआई को डायरेक्शन दे सकती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यही कर रहा होगा, अंडर सेक्शन 1, बिल्कुल सही, ये तो सही है। फिर देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में मेरे दोस्तों। आगे लिखा हुआ है कि एक देखिए, एक सेक्शन 22 का भी यहाँ बात हो रही है, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ बैंकिंग लाइसेंस, ये किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 22 में। देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग समझ रहे हैं चीज़ों को। तो सेक्शन 22 में क्या कर रहा है, अंडर 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट।
तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट जो है आरबीआई को डायरेक्शन इशू करेगी पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, तो तो ये जो है हमारा और आफ्टर कौन, हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट जब भी डायरेक्शन इशू करेगी तो गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर से वो कंसल्ट करेगी पहले, और डायरेक्शन किस में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो बी है हमारा वो गलत है। ठीक है, सेक्शन 22 का कुछ और मीनिंग होता है, हमने यहाँ समझा ना। सेक्शन 22 में क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ बैंकिंग लाइसेंस होता है, तो ये हमारा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 18th नंबर क्वेश्चन पे। जरा इसे समझते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स आर नॉट अवेलेबल विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब पूछा गया है कि बीआरए एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सा पावर नहीं है। आइए देखते हैं बुक में कहाँ लिखा हुआ है इससे रिलेटेड फैक्ट। तो देखिए, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन साफ साफ कि देयर आर अदर प्रोविजन अंडर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज पावर। तो क्या क्या है, अप्रूवल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरी, दूसरा है नोटिफिकेशन विद रेफरेंस टू अकाउंट। आइए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। इशू ऑफ लाइसेंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ बैंक, तो दोस्तों यह नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लाइसेंसिंग का तो बात ही नहीं है दोस्तों, लाइसेंसिंग का यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए ही गलत है। मतलब ऑप्शन ऐसा कोई पावर नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो वो वैसा जो पावर है वो आरबीआई के पास है कि वो लाइसेंस देगी बैंक को फॉर्म करने की। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई लाइसेंसिंग पावर नहीं है दोस्तों। तो देखिए एकदम बेसिक चीज़ों को समझना है हमें, और क्या क्या पावर है वो देख लेते हैं। तो पावर देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है वो सब पावर है हमारा। ठीक है, पावर टू एक्वायर बैंकिंग अंडरटेकिंग, ठीक है, इशू ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंस्पेक्शन, ये सब पावर है। चलिए, तो ये तो था हमारा 18th नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 19th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु एक्सरसाइज पावर ऑन कोऑपरेटिव बैंक। अब बात आती है कोऑपरेटिव बैंक की। तो कोऑपरेटिव बैंक पे कौन ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि पावर एक्सरसाइज करता है, कब से कब तक, रजिस्ट्रेशन से लेकर वाइंडिंग अप तक। तो ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है हमारा रजिस्ट्रार, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जरा देखिए, हम लोग कोऑपरेटिव बैंक के बारे में थोड़ा सा समझें। कोऑपरेटिव बैंक के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे अपने बुक में कि द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एक्सरसाइजेज अ वाइड रेंज ऑफ पावर। ठीक है, तो कौन पावर एक्सरसाइज करता है, रजिस्ट्रार। बस एक शब्द याद रखना है आपको, रजिस्ट्रार, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इतना आसान मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, एकदम टू द पॉइंट समझा रहा हूँ, और यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप जितना बार मेरे इस लेसन को, इस वीडियो को रिवाइज करेंगे, उतना बार आपका कॉन्सेप्ट कंसोलिडेट होगा, और उतना चांस बढ़ेगा आपको अच्छा स्कोर करने में अपने एलआरबी में, अपने लीगल वाले पेपर में। चलिए अपने इस सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे 20 नंबर को। तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा आपको ये लेसन। तो यदि आपको, आप अपना सुझाव डालें, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए आपको, तो आप सुझाव करें, आप सजेस्ट करें, मैं उसे ज़रूर फॉलो करूँगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ इस लेसन को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।